नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत में जो परिवहन है उस पर चर्चा की थी। उसमें हम लोगों ने जो स्थल परिवहन हुआ या जल परिवहन और वायु परिवहन उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। दोस्तों, आज हमारा ज्योग्राफी का जो नया टॉपिक है वह है भारत में अफवाह तंत्र। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमारी जितनी भी नदियां हैं भारत की उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसमें जो अफवाह तंत्र है इसमें हम लोग भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। भारत के जो अफवाह तंत्र है या भारत की नदियाँ आप कह सकते हैं, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला दोस्तों होता है हमारा जो हिमालयी तंत्र हुआ दोस्तों, हिमालयी अफवाह तंत्र। और दूसरा दोस्तों जो हम लोग इसका विभाजन करते हैं वो दोस्तों प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। जो दूसरा हमारा भाग होता है वह प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र होता है। दोस्तों आपको पता होगा जो हिमालयी हमारे अफवाह तंत्र है, इसमें जो हिमालय से जिन नदियों का उद्गम होता है उनका दोस्तों हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। और प्रायद्वीपीय जो अफवाह तंत्र है इसमें दोस्तों जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उन पर हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आप लोग अगर देखें तो इसमें हमारी गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, ये नदियाँ आएंगी। और जो प्रायद्वीपीय है दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं या जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अफवाह तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले बात होती है बेसिन की। तो बेसिन क्या होता है? बेसिन को दोस्तों आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, धरातल पर स्थित ऐसी संरचना जिसके किनारे का भाग जो है वह उथला हो तथा मध्य का भाग गहरा हो, बेसिन कहलाता है। दोस्तों जो धरातल पर ऐसी संरचना जिसका किनारे का भाग जो है वह उथला हो और मध्य का भाग गहरा हो उसे बेसिन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नदी बेसिन या झील बेसिन। आप लोग इनको इस तरीके से समझ सकते हैं। नदियों में दोस्तों जो किनारे का भाग होता है, ये जैसे दोस्तों नदी प्रवाहित हो रही तो उसमें जो किनारे का भाग होता है वह उथला हुआ होता है और जैसे जैसे आप बीच की ओर बढ़ेंगे यह भाग जो है वो गहरा होता चला जाता है। दोस्तों इसे ही हम लोग बेसिन बोलते हैं। दोस्तों बेसिन जो नदी बेसिन है यह अधिकतर चर्चा में रहती है, लेकिन आप लोग बेसिन के उदाहरण जैसे आप झील भी ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप नहर भी इसी के अंतर्गत रख सकते हैं बेसिन के अंतर्गत। तो आप लोग इसी तरीके से समझ लें कि बेसिन के अंतर्गत हम लोग नदी, नाले, झील और नहरें इनको सबको रखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों बेसिन आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे दोस्तों जो हमारा दूसरा पॉइंट है वह देखिए, नदी व नदी तंत्र। तो दोस्तों नदी किसे कहते हैं और नदी तंत्र क्या होता है? जल की वह अपार राशि जो अपने उद्गम स्थल से निकलकर धरातलीय ढाल का अनुसरण करते हुए किसी जलाशय में मिलती है अथवा विलुप्त हो जाती है, नदी कहलाती है। दोस्तों जो नदी होती है आपको पता होगा कि अपने उद्गम स्थल से निकलकर जो आप कह सकते हैं कि जहाँ पर उसका अंत होता है या मुहाना होता है उसमें जाकर नदी मिल जाती है और वहीं पर समाप्त हो जाती है। इसे दोस्तों और नदी अपने जहाँ से निकलती है वहाँ से दोस्तों जिस तरफ उसको ढाल और अनुकूल उसको बहने के लिए उसको अनुकूल दोस्तों रास्ता मिलेगा उसी तरफ वो प्रवाहित होती चली जाती है। तो दोस्तों जो धरातली ढाल है उसका अनुसरण करती है और यह बहती हुई अपने अंतिम जो स्थान है या मुहाना आप कह सकते हैं वहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसे दोस्तों नदी की परिभाषा यह हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग नदी तंत्र की बात करें तो दोस्तों एक नदी में जो आप पता है जैसे दोस्तों जो बड़ी नदी होती है उसमें छोटी कई नदियाँ आकर मिल जाती हैं। तो दोस्तों एक नदी को नदी कहेंगे और जब बहुत सी नदी आपस में मिलकर एक बड़ी नदी में परिवर्तित हो जाती हैं तो उसे आप लोग नदी तंत्र बोलेंगे।
तो दोस्तों जब एक मूल नदी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं तो उसे नदी तंत्र कहते हैं। जैसे आप लोग गंगा की ही बात कर लें तो दोस्तों आपको पता होगा गंगा में अनेक छोटी छोटी नदियाँ, जैसे रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, आपकी सरयू घाघरा नदी हो गई, गंडक, कोसी, ये नदियाँ जो हैं आपकी गंगा नदी में मिलती जाती हैं। तो दोस्तों गंगा को आप लोग गंगा नदी तंत्र बोलेंगे। और अगर आपसे एक नदी की बात बोली जाए तो आप लोग जो है कोसी, तो कोसी नदी बोलेंगे, महानंदा या हुगली नदी बोलेंगे, लेकिन गंगा नदी तंत्र बोला जाएगा। तो दोस्तों जब कई नदियाँ मिलेंगी तो उसे आप लोग नदी तंत्र बोलेंगे, और एक जो अकेली नदी बह रही होती है उसे हम लोग नदी बोलते हैं। आशा करता हूँ यह चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा अपवाह होता है या अपवाह तंत्र, इसे दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। जब किसी नदी बेसिन में जल का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है तब उसे अपवाह कहते हैं। अपवाह दोस्तों नदी में जो जल का बहाव होता है उसे हम लोग अपवाह कहते हैं। और लेकिन दोस्तों वही बात हो गई जो ऊपर हम लोगों ने देखा, नदी और नदी तंत्र। तो दोस्तों जब एक नदी है उसमें दोस्तों जल का जो प्रवाह उसे हम लोग अपवाह बोलते हैं। और यही दोस्तों जो कई नदियाँ मिलकर या मूल बेसिन में अनेक जो सहायक बेसिन हैं या सहायक नदियाँ जो हैं वह मिल जाती हैं तो उसे हम लोग अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो इसे दोस्तों आप लोग देखिएगा, जब किसी मूल बेसिन में अनेक सहायक बेसिन मिलती हैं तब उन सभी बेसिन में जल के प्रवाह को एक साथ अपवाह तंत्र कहते हैं। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना। एक नदी होगी तो दोस्तों उसमें उसे हम लोग अपवाह, जैसे नदी का अपवाह होता है या प्रवाह होता है उसे हम लोग नदी का अपवाह बोलेंगे। और जैसे कई नदियाँ मिलकर उसमें दोस्तों जो नदी तंत्र बनाती हैं उसे हम लोग अपवाह तंत्र बोलेंगे। आशा करता हूँ यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं भारत में अपवाह तंत्र। मैंने ऊपर ही आपको बताया कि भारत में जो अपवाह तंत्र की बात की जाए तो हम लोग भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। एक तो दोस्तों हमारी हिमालयी अपवाह तंत्र हो गया और दूसरा दोस्तों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। दोस्तों हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो दोस्तों जो हिमालयी अपवाह तंत्र है इसमें दोस्तों हमारी जो मुख्य नदियां हैं जो गंगा नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। इसके अलावा दोस्तों जो प्रायद्वीपीय हमारा अपवाह तंत्र है इसमें आपको बताया था हमने जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इसमें आएंगी और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो दोस्तों इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो दोस्तों इसमें हम लोग सबसे पहले अब आगे देखेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमारा जो पहला इसमें भाग होगा वह गंगा नदी तंत्र। तो उस पर हम लोग आगे दोस्तों चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों गंगा नदी अपवाह तंत्र, यह दोस्तों गंगा नदी अपवाह तंत्र। दोस्तों जो गंगा नदी है, गंगा नदी अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र का भाग है। इसके अंतर्गत गंगा एवं उसकी सहायक नदियां शामिल हैं। तो गंगा नदी अपवाह तंत्र में दोस्तों गंगा आपको पता है कि हिमालय से इसका उद्गम होता है, तो यह हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी। और इसके अंतर्गत दोस्तों गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे रामगंगा, गोमती और कई नदियाँ हैं इसमें उनका दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों देखिएगा, गंगा नदी दो धाराओं के मिलने से बनी है जिसमें भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ शामिल हैं। दोस्तों गंगा नदी जो है दो धाराओं से मिलने से बनी है जिसमें भागीरथी व अलकनंदा नदी शामिल हैं। आप लोग पहले दोस्तों मानचित्र से समझ लें, उसके बाद हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। ये दोस्तों देखिएगा आप लोग, यह दोस्तों हमारा जो गंगोत्री हिमनद है या गंगोत्री ग्लेशियर, इसी से दोस्तों भागीरथी नदी निकलती है। यहाँ दोस्तों जो गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर है इसी से दोस्तों भागीरथी नदी निकलती है। और दोस्तों जो हमारा खतलिंग हिमनद या खतलिंग जो ग्लेशियर है इससे दोस्तों भिलंगा नदी निकलती है। और इधर दोस्तों जो सतोपंथ ग्लेशियर या सतोपंथ जो हिमनद है इससे दोस्तों अलकनंदा नदी निकलती है, इससे दोस्तों अलकनंदा नदी निकलती है। तो दोस्तों जो गंगोत्री हिमनद है इससे भागीरथी निकलती है और जो खतलिंग हिमनद है इससे भिलंगाना नदी निकलती है। यह दोस्तों दोनों गणेश प्रयाग में मिलती हैं। भिलंगाना नदी और भागीरथी नदी यह दोस्तों गणेश प्रयाग में मिलती हैं। और दोस्तों जो सतोपंथ हिमनद या सतोपंथ ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है, यह दोस्तों आगे आकर देवप्रयाग में मिलती है। तो दोस्तों यह प्रश्न आपसे बहुत ही पूछा जाता है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो हैं यह कहाँ पर मिलती हैं। तो दोस्तों यह
देवप्रयाग में मिलती हैं। और दोस्तों जो देवप्रयाग से यह दोनों धाराएं जो हैं, या दोनों नदियां मिलकर एक धारा में परिवर्तित हुई और यहाँ से जो आगे या बढ़ती हुई जाती है, इसे ही आगे हम लोग गंगा नदी बोलते हैं। इसे हम लोग आगे गंगा नदी बोलते हैं। दोस्तों इसमें जो हमारा ये सतोपंथ ग्लेशियर, इससे जो अलकनंदा नदी निकल रही है, इसमें दोस्तों अन्य कुछ प्रयाग पड़ते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। पहला दोस्तों हमारा पड़ता है विष्णु प्रयाग, दूसरा दोस्तों नंद प्रयाग, और तीसरा दोस्तों कर्ण प्रयाग, चौथा दोस्तों रुद्र प्रयाग। तो दोस्तों कभी कभी पेपर में इनसे भी प्रश्न जो है बन जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इनसे देखिएगा, जो हमारा विष्णु प्रयाग है, यहाँ पर दोस्तों कौन कौन सी नदी मिलती हैं। तो उसमें दोस्तों अलकनंदा नदी तो ये बह ही रही है। इसमें दोस्तों विष्णु प्रयाग में यहाँ पर धौली गंगा मिलती है। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में जो अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो धौली गंगा यहाँ पर अलकनंदा से मिलती है, यहाँ विष्णु प्रयाग बोला जाता है। और नंद प्रयाग की बात की जाए तो दोस्तों नंद प्रयाग में अलकनंदा से नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी। तो दोस्तों नंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा से नंद प्रयाग में मिलती है। कर्ण प्रयाग की बात की जाए दोस्तों, तो कर्ण प्रयाग में आपकी मिलेगी पिंडर नदी या पिंडार नदी। पिंडार नदी दोस्तों है जो अलकनंदा नदी से कर्ण प्रयाग में मिलती है। और दोस्तों जो रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो दोस्तों रुद्रप्रयाग में हमारी मंदाकिनी नदी मिलती है। जो रुद्रप्रयाग है दोस्तों, यहाँ पर मंदाकिनी नदी मिलती है। तो यह भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। जो विष्णु प्रयाग है, यहाँ पर दोस्तों अलकनंदा नदी से धौली गंगा मिलती है। नंद प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा से नंदाकिनी नदी मिलती है। उसके अलावा दोस्तों कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडार नदी मिलती है। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। और दोस्तों इसके अलावा जो हमारा पांचवा प्रयाग बनता है वह देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, यह दोनों दोस्तों मिलती हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग भी, मैंने हर बार आपको बताया है कि आप लोग भी मानचित्र अवश्य बनाएं, इससे आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी और याद भी बहुत जल्दी से होगा। तो आप लोग भी इसी प्रकार मानचित्र बना लें। तो आगे हम लोग देखते हैं। जो गंगा नदी है दो धाराओं के मिलने से बनी है, आपको बताया दोस्तों। इसमें भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ शामिल हैं। आपको नीचे मैप में दिखाया, जो भागीरथी नदी है वह गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और अलकनंदा जो नदी है वह सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अगला पॉइंट दोस्तों देखिएगा, जो भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद तथा अलकनंदा नदी सतोपंथ हिमनद से निकलती है, तथा दोनों ही धाराएं जो हैं दोस्तों एक दूसरे से देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। यह चीज़ दोस्तों आप लोग विशेष का ध्यान रखें, पेपर में अधिकतर इसी से प्रश्न बनता है। और दोस्तों इसके अलावा जो हमने अन्य प्रयाग जो 4 बताएं वह भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि जो देवप्रयाग है यह दोस्तों आप कॉमन प्रश्न हो गया। तो आप लोगों से अब जो है वो रुद्रप्रयाग या आपसे जो बताया विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग या कर्ण प्रयाग, इनसे भी प्रश्न बहुत ज़्यादा ही बनने लगे हैं। तो आप लोग उनको भी विशेष कर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है भागीरथी नदी गंगा की मूल धारा है। जो दोस्तों भागीरथी नदी है वह हमारी जो गंगा नदी है इसकी मूल धारा है। इसीलिए दोस्तों जो हमारी गंगा नदी है उसकी उत्पत्ति गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर माना जाता है। यह भी आप लोग ध्यान रखें। हमारी जो भागीरथी नदी है इसी को दोस्तों गंगा की मूल धारा माना जाता है। और बाकी जो दोस्तों नदियां हैं, चाहे भिलंगना नदी हो, चाहे अलकनंदा नदी हो, या कोई भी नदी हो दोस्तों, वह मिलकर इसी में दोस्तों भागीरथी नदी में ही मिलती हैं। तो इसलिए दोस्तों जो मूल इसका उद्गम है वो गंगोत्री ही माना जाता है गंगा नदी का, क्योंकि जो गंगा नदी है उसे दोस्तों भागीरथी नदी का ही भाग माना जाता है, और मूल जो नदी है, मूल धारा है, वह भागीरथी नदी ही मानी जाती है। अगला दोस्तों पॉइंट हमारा है भागीरथी नदी में भिलंगना व अलकनंदा नदी जो है दो सहायक नदियाँ मिलती हैं। जो भागीरथी नदी है इसमें दोस्तों भिलंगना, आपको बताया कि भिलंगना नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। दोस्तों भिलंगना नदी जो है वह खतलिंग हिमनद या खतलिंग ग्लेशियर से निकलकर गणेश प्रयाग में गंगा नदी में मिलती है। गणेश प्रयाग में
गंगा नदी में मिलती है। और दोस्तों जो अलकनंदा नदी है वो आपको बताया था देवप्रयाग में मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है अलकनंदा नदी जो है इसमें अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं और प्रयाग बनाती हैं। ऊपर मैंने जो आपको चित्र के माध्यम से बताया था उसमें हमने प्रदर्शित भी किया था कि अलकनंदा जो नदी है इसमें अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं और प्रयाग बनाती हैं। इन्हीं प्रयागों का जो उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है दोस्तों। जो उत्तर से दक्षिण क्रम है वह आप दोस्तों आप लोग देखिएगा मानचित्र में मैंने उसी प्रकार आपको दर्शाया था, तो आप लोग इसको भी एक बार देख लें। मैंने बताया था विष्णु प्रयाग जो है इसमें दोस्तों अलकनंदा नदी और धौली गंगा यह दोनों दोस्तों नदियाँ मिलती हैं। जो धौली गंगा नदी है वह अलकनंदा से मिलती है और नंद प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा नदी से नंदाकिनी नदी मिलती है, नंदाकिनी नदी। और कर्णप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है। उसके अलावा दोस्तों जो रुद्रप्रयाग हमारा है इसमें अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है, मंदाकिनी। और दोस्तों जो देवप्रयाग है इसमें दोस्तों अलकनंदा नदी इसमें भागीरथी नदी मिलती है। आशा करता हूँ दोस्तों यह चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों देखिएगा हमारा अगला पॉइंट है गंगा नदी हरिद्वार में जो है सर्वप्रथम पर्वतीय क्षेत्रों से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों यह भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि गंगा नदी जो है वह कहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो दोस्तों जो हरिद्वार है इसी में दोस्तों जो गंगा नदी है वह पर्वतीय क्षेत्रों से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है गंगा नदी देवप्रयाग से प्रयागराज तक दक्षिण में प्रवाहित होती है और जबकि प्रयागराज से हल्दिया तक यह पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इस पॉइंट का मतलब ये है जो गंगा नदी है वह देवप्रयाग से जो प्रयागराज तक इसका रास्ता है वह दक्षिण दिशा की ओर, मतलब दोस्तों कुछ इस प्रकार बहेगी, इस प्रकार ऐसे बहेगी दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर। और दोस्तों जो आपका प्रयागराज से हल्दिया तक की बात की जाए तो दोस्तों कुछ इस प्रकार बहने लगेगी, इस प्रकार। तो दोस्तों ऐसे बहेगी। तो दोस्तों जो देवप्रयाग से प्रयागराज तक यह दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है और प्रयागराज से हल्दिया की बात की जाए तो यह पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। यह भी आप लोग ध्यान रखना। आगे दोस्तों देखिएगा अगला पॉइंट हमारा है गंगा नदी दो देशों में भारत तथा बांग्लादेश इसमें प्रवाहित होती है। गंगा नदी जो है दोस्तों दो देशों भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और इसका सर्वाधिक भाग जो है दोस्तों वह भारत में ही प्रवाहित होता है। सर्वाधिक भाग जो है दोस्तों यह भारत में प्रवाहित होता है और इसका कुछ भाग जो है वह जो है बांग्लादेश में प्रवाहित होता है। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। इसे दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा या लक्ष्मी भी बोला जाता है और यहाँ से यह नदी डेल्टाई मैदान में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। दोस्तों जो गंगा नदी है यह दोस्तों जो बहती हुई आती है या दोस्तों आपके जो बंगाल है या पश्चिम बंगाल है, बंगाल में यहाँ पर आकर दोस्तों यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक दोस्तों जो बंगाल को जाती है, बंगाल में पश्चिम बंगाल में हम लोग इसे हुगली नदी बोलते हैं, बंगाल में इसे हुगली नदी बोलते हैं। और दूसरी जो इसकी धारा है वह एक जो बांग्लादेश को चली जाती है, तो बांग्लादेश में से दोस्तों पद्मा या लक्ष्मी नदी बोला जाता है। और दोस्तों जो ये गंगा नदी बांग्लादेश में गई, पद्मा नदी यहीं पर दोस्तों जो ऊपर से दोस्तों आती है असम से बहती हुई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, उसे दोस्तों बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। तो दोस्तों यह पद्मा और जमुना नदी जो मिल जाती हैं इसे दोस्तों इसकी अगर संयुक्त धारा की बात की जाए तो उसे मेघना बोलते हैं। यह भी आप लोग ध्यान रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में जैसे जमुना बोला जाता है और हमारी जो गंगा नदी इसे दोस्तों जो बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। तो दोस्तों पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को मेघना बोला जाता है, यह भी आप लोग ध्यान रखना। तो दोस्तों इसमें देखिएगा बांग्लादेश में इसे पद्मा या लक्ष्मी कहते हैं। यहाँ से यह नदी डेल्टाई मैदान में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इससे पहले पद्मा जो है यह जमुना या दोस्तों जमुना को ही ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसे दोस्तों बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। तो जो पद्मा नदी है जमुना से मिलती है और इसकी संयुक्त धारा को मेघना बोला जाता है,
यह पॉइंट आप लोग विशेष का ध्यान रखना। जो हमारी जमुना और पद्मा है, इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों देखिएगा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी है, इसे हुगली के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अगला पॉइंट इसका है, जो गंगा नदी हमारी है, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तराखंड दोस्तों, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा दोस्तों बिहार, अगला दोस्तों चौथा है जो झारखंड, और पांचवा पश्चिम बंगाल। यह दोस्तों 5 राज्यों से गुजरती है। और इसमें दोस्तों अगर सर्वाधिक जो आपकी बात की जाए कि सर्वाधिक इसकी लंबाई किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में आपकी है। तो अगला पॉइंट दोस्तों देखिएगा, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। दोस्तों भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, और टोटल लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर है। दोस्तों गंगा नदी जो है प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, और भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी यही है। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में इसकी सर्वाधिक लंबाई है 1450 मीटर, 1450 किलोमीटर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है गंगा नदी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई पड़ती है, और वह है 1450 किलोमीटर। आगे दोस्तों हम लोग इसके आगे जो है हम लोग गंगा नदी में चर्चा करेंगे कि गंगा नदी के जो बाईं दिशा से आकर गंगा नदी में जो सहायक नदियाँ इसकी मिलती हैं, उस पर हम लोग चर्चा अगले सेशन में करेंगे। आप लोग तब तक इसको दोस्तों अच्छे तरीके से चित्र भी बना लें, और इसको अच्छे तरीके से 1 से 2 बार वीडियो को देखें। आप लोगों को यह चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगले वीडियो में दोस्तों कल के सेशन में हम लोग जो गंगा नदी है, इसमें जो बाईं दिशा से या उत्तर की दिशा से हमारी जो नदियाँ इसमें सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, उन पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।